दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेक्निकल एनालिस्ट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और हम करता हूं। दोस्तों आज मैं बिहार 7th फेज की जो शिक्षक बहाली होने वाली दोस्तों उसमें उसका प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड लेके आया दोस्तों। हिंदी का जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है हिंदी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न दोस्तों देखिएगा। कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि कौन सी है। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत सबसे बेहतर विधि कौन सी होती है। आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि या पुस्तक विधि। तो व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत जो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है वो आगमन विधि होती है, क्योंकि आगमन विधि में दोस्तों क्या होता है कि पहले उदाहरण बताया जाता है, फिर उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। ठीक, इसलिए इस विधि को व्याकरण शिक्षण की सबसे अच्छी विधि माना जाता है। इसमें क्या होता है कि उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। और अगला दोस्तों क्या है कि निगमन विधि क्या होती है। निगमन विधि में पहले क्या होता है कि पहले इसमें नियम बताए जाते हैं। कह सकते हैं कि जस्ट अपोजिट होता है आगमन विधि का। इसमें पहले नियम बताए जाते हैं, फिर उदाहरण की ओर जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। तो सूत्र विधि क्या होती है। सूत्र विधि का प्रयोग संस्कृत भाषा में करते हैं। इसमें संस्कृत में सूत्र याद करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और इस विधि का जो जन्मदाता था वो कौन थे, पाणिनि जी थे। और बता दें पुस्तक विधि में क्या होता है कि पुस्तक के कुछ अंश जो होता है शिक्षक पढ़वाता है और उसका अर्थ खुद बताता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछ रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता होती है किस पर निर्भर करती है, समय व अवधि पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर या समस्याओं के कारण की सही पहचान पर। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है कि समस्याओं के कारण की सही पहचान पर, कि समस्या क्या है, बच्चा किस चीज़ में क्या गलती कर रहा है, उसको कहाँ पे गलती हो रही है। तो इन सब कारणों का पता लगाने के लिए ही उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों कि राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है। वाच्य जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होता है। कर्तवाच्य में क्या होती है, कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। जैसे यहाँ पे राम आम खा रहा है तो किसके द्वारा आम खाया जा रहा है, राम के द्वारा। तो यहाँ पे राम ही क्या हो गया, कर्ता हो गया और राम की ही प्रधानता बताई जा रही है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कर्तवाच्य हो जाएगा इस वाक्य में। और इसके अलावा कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्म की प्रधानता होती है। ऐसा वाक्य जिसमें क्या हो कि कर्म की प्रधानता हो वहाँ पे कर्मवाच्य होता है। जैसे पुस्तक पढ़ा गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। जैसे मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, भाववाच्य के अंतर्गत आती हैं। कभी कभी दोस्तों ऐसा एग्जाम्पल पूछ लेता है आपकी परीक्षा में कि मुझसे चला नहीं जा रहा है, बताइए इसमें वाच्य का कौन सा रूप है। ठीक है, तो पता होना चाहिए इसमें क्या है, भाववाच्य। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला आदित्य कागज पर लिखते समय बाएं हाशियों को बढ़ाता चलता है, यह प्रमुख लक्षण क्या है। मतलब वो लिखने संबंधित बच्चा है, वो लिखने संबंधित उसमें गलती कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि बच्चा अगर लिखने संबंधित कोई गलती करे तो उसमें डिस्ग्राफिया की विकार है या डिस्ग्राफिया का शिकार है। ठीक है, तो ग्राफिया इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और दोस्तों इसको भी जान लीजिए कि डिसलेक्सिया क्या होता है। अगर बच्चा श्यामपट्ट पर लिखे गए कुछ अंश जो है उसको पढ़ नहीं पा रहा है या उसको वर्डों के में अंतर नहीं कर पाता है तो वहाँ पे क्या होता है, डिसग्राफिया होता है। अगर बच्चा गणना संबंधित गलती कर रहा है, गणना करने में उसको दिक्कत आ रही है तो उसे क्या होता है, डिसकैलकुलिया की प्रॉब्लम होती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों कि तुलसीदास रचना की रचनाकार हैं केशवदास, महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आप बता दें तुलसीदास रचना के रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, सभी प्रश्न दोस्तों आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। इसी तरीके से मैं आप सबके लिए दोस्तों जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हिंदी का प्रैक्टिस सेट
ईवीएस, सीडीपी, इन 3 सब्जेक्ट दोस्तों मैं तैयारी लगातार आपकी करवाता रहूंगा। ठीक है, आप बस मुझसे जुड़े रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए, प्रश्न संख्या 6 है कि भाषा संबंधित मूल्यांकन में क्या होता है। भाषा संबंधित मूल्यांकन, मूल्यांकन का मतलब ही होता है कि पता करना कि किस क्षेत्र में बच्चा जो है वो पढ़ने में कमजोर है, या शिक्षक की जो शिक्षक गुणवत्ता है वो सही है कि नहीं। ये सारी चीज़ें मूल्यांकन के जरिए ही पता चलती है। जैसे बच्चे का जो कापी होती है दोस्तों, उसको मूल्यांकन करके ही उसको पास किया जाता है, फेल किया जाता है। सारी चीज़ें दोस्तों मूल्यांकन के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि भाषा संबंधित मूल्यांकन है कि मतलब जो बच्चा है वो भाषा को कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पा रहा है, या भाषा को कितने अच्छे तरीके से उपयोग कर पा रहा है, उसकी उस क्षमता का ही मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, कि बच्चे के भाषा प्रयोग संबंधी जो क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों कि शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे। कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल न किए जाने के प्रावधान के कारण ही विद्यार्थी सीख नहीं पा रहे हैं। परीक्षा और फेल हो जाने का डर वास्तव में बच्चे के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर काम करता है, या बच्चे को पास या फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मरना है। दोस्तों आप बता दें कि ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। क्योंकि शैक्षिक प्रक्रियाओं में जो मूल्यांकन होता है, तो मूल्यांकन दोस्तों इसमें किस सहमति से, किस कथन की सहमति से आप संतुष्ट हैं, तो ये है दोस्तों कि बच्चों को पास या फेल करना। बच्चा जो होता है दोस्तों, उसको मान लेना कि पास नहीं हो सकता या उसको फेल कर देना। ठीक है, मेन रीजन ये होता है कि व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर, मतलब अपनी कमी न मान के बच्चों की कमी मानना कि बच्चा जो है वो सीख नहीं सकता है, वो ऐसा नहीं कर सकता, इस कारण बच्चा फेल हो रहा है। अपनी कमी दोस्तों न मान के बच्चे के सिर उस कमी को मरना ही क्या कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि उड्डयनम का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि मतलब जोड़ होता है, विच्छेद मतलब अलगाव होता है। तो यहाँ पे उड्डयनम का संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस डयनम होगा। क्या होगा, उत प्लस डयनम होगा। और दोस्तों यहाँ पे संधि का कौन सा प्रकार है यहाँ पे, तो आपको बता दें कि यहाँ पे व्यंजन संधि, क्योंकि व्यंजन के बाद जब व्यंजन या स्वर का मेल होता है तो वहाँ पे क्या होता है, व्यंजन संधि ही होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों। कह रहा है कि बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त सामग्री का विकास किया जाना चाहिए। बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तकें तो दोस्तों होती ही हैं। पाठ्य पुस्तकें ऐसी होती हैं जिसमें चित्रांकन, मतलब कहते हैं चित्र ज़्यादा मात्रा में हो, या कह सकते हैं कि मुद्रित पृष्ठ सामग्री हो जिसपे बड़े बड़े चित्र छपे हुए हों। बादल हो तो बादल बताने के बजाय बादल का चित्र होना चाहिए। पेड़ लिखने के बजाय पेड़ का वहाँ पर चित्र बना हो। जानवर हाथी के बजाय हाथी का चित्र होगा। दोस्तों बच्चा जो है वो आसानी से उस चीज़ को समझ सकता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त किस सामग्री का यूज होना चाहिए, तो सरल, पूरक, जटिल या मूल्यांकन। तो उसके अतिरिक्त यहाँ पे पूरक सामग्री होनी चाहिए। पूरक सामग्री क्या होती है, ऐसी सामग्री होती है जो कह सकते हैं कि पाठ का एक संक्षिप्त रूप होता है, जिसको बच्चा पढ़ते ही पूरा पाठ आसानी से समझ जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों। कह रहा है कि खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ क्या होता है। लोग मजूरी की परवाह करते हैं, कार्य की नहीं। पूरी मजदूरी देने पर ही अच्छा कार्य होता है। साधारण काम के अधिक पैसे मांगना, बिना काम के दौलत चाहना। तो खरी मजदूरी चोखा काम का मतलब ये होता है कि पूरी मजदूरी देने पर ही अच्छा काम होता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों कि लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। बिल्कुल सही दोस्तों, लिखना जो है उसकी क्षमता का विकास जो है वो बोलना, सुनना और पढ़ने की क्षमता के साथ होना चाहिए। यह विचार कैसा है, पूर्णतः असत्य है, पूर्णतः सत्य है, या आंशिक रूप से सत्य है, या पूर्णतः निराधार है। तो कथन कैसा है दोस्तों, पूर्णतः सत्य है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों। कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है।
उच्च प्राथमिक स्तर में उच्च प्राथमिक स्तर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सा संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्व होती है? रेडियो नाटक, कविता पाठ, आय अनुरूप साहित्य या समाचार पत्र। तो क्या इंपॉर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण दोस्तों? आय अनुरूप क्या होना चाहिए? साहित्य का समावेश होना चाहिए। चलिए आगे चलते, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय क्या होता है? ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य के अंत में जुड़ के उसका अर्थ क्या कर दें, उसका अर्थ परिवर्तित कर दें, क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किस वाक्य में प्रत्यय लगा हुआ है वो आपको पता करना है। यहाँ पे मौसेरा लिखा गया है तो इसको पढ़ सकते हैं मौसा प्लस एरा। क्या है? मौसा प्लस एरा लिखा गया है। यहाँ पे आ प्लस तप है, इसका भी खंडन करेंगे तो यहाँ बी प्लस देश आएगा। अगला शब्द है कि यहाँ पे प्र प्लस बन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप तीनों वाक्यों में देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, वो भी आ, बी और प्र। ये क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के शुरू में जुड़ के उसका अर्थ परिवर्तित कर दें, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जबकि यहाँ जो मौसेरा शब्द लिखा गया है इसमें एरा जो है वो क्या है? प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों। क्या है? एरा प्रत्यय है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या जो है 14 है दोस्तों कि दैत्य प्लस अरि संधि विच्छेद का सही। यहाँ पे संधि विच्छेद दे रखा है दैत्य प्लस अरि, और पूछ रहा है कि इसमें संधि का इसका संधि सही संधि करके बताइए, इसका विकार होने पर क्या निकल के आएगा? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, दैत्यारी होगा। दैत्यारी होगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता है संधि क्या होती है? संधि, जब दो शब्द मिलके एक हो जाते हैं तो एक नए शब्द का विकार होना ही क्या कहलाता है? संधि कहलाती है। और जब एक शब्द दो शब्दों में बढ़ जाए या दो पार्टों में विभाजित हो जाए तो वही क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। तो संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, स्वर व्यंजन और विसर्ग। संधि मुख्यतः 3 प्रकार के, स्वर व्यंजन और विसर्ग होती है। जब स्वर के बाद स्वर का मेल हो तो वहाँ पे स्वर संधि, जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो वहाँ पे व्यंजन संधि, और विसर्ग, जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो वहाँ पे क्या हो जाता है? विसर्ग संधि होती है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों। कहा कि अंतर्निहित में शब्द का संधि विच्छेद करना है। यहाँ पे इसका संधि विच्छेद करना है मतलब शब्द को अलग अलग करना है। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अंत प्लस निहित होगा। क्या होगा? अंत प्लस निहित। अब दोस्तों यहाँ पे विखंडन करते ही आपको पता चल गया कि यहाँ पे कौन सी संधि है? यहाँ पे विसर्ग संधि है। और इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा।